नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोग का बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है 24 अगस्त को होना है और साथ ही 69वीं BPSC का भी आयोजन जो है 30 सितंबर को होना है। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, विशेष रूप से शिक्षक परीक्षा जो बहुत नज़दीक है उसके लिए। इसमें ये टॉपिक जो है पॉलिटी संबंधित है और पॉलिटी का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें 150 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करा रहा हूँ। 150 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी आपको प्रश्न जो है BPSC परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक प्रश्न को अच्छी बारीकी ढंग से सीखेंगे और समझेंगे, तो आपको अब आने वाली परीक्षा में जो है काफ़ी मदद मिलेगी और परीक्षा जो है काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और साथ में आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट और निवेदन भी करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं और साथी तो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही अगर किसी क्वेश्चन पर किसी को डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका हम रिप्लाई देंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ हम जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिससे जो है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। जबकि सबसे पहली बार जो है द्वैध शासन की व्यवस्था जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और प्रांत में कहेगा अगर द्वैध शासन की व्यवस्था कब की गई थी तो 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसमें देखिए आपको कुछ नहीं, बजट याद रखना कि बजट पर जो है बहस करने की शक्ति किस अधिनियम में प्राप्त हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा अधिनियम 1892 में जो है बजट पर जो है बहस करने की शक्ति जो है भारतीय विधान परिषद को प्राप्त हुआ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखिए ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में जो है हाईकोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। और इसके प्रथम जो है न्यायाधीश बने थे एलिजा एम्पे बने थे। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखिए 4 नंबर का रहा है, भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो हम जिक्र किए थे कि 2 तरह का द्वैध शासन लागू हुआ था। 1935 में केंद्र में लागू हुआ था, जबकि प्रांत में पहली बार जो है 1919 में लागू हुआ था। तो इसका देखिए राइट आंसर 4 का हो जाएगा 1919। यहाँ केंद्र की बात नहीं हो रही, केवल आपको पूछा जा रहा है प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1919 अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर का रहा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत शासन अधिनियम के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यह एक ऐसा कार है जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है। इसी अधिनियम के संबंध में बोले थे। चलिए आगे हम लोग 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर का किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देशों के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। देखिए ये सब टर्म को आपको याद रखना होगा। करा देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, इसका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था भारतीयों को। अगला क्वेश्चन चलिए 7 नंबर चल रहे हैं। 7 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इसमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण, आप जब संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो संविधान का लगभग जो 2/3 हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला 8 नंबर में करा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। तो देखिए महासंघ का भी जिक्र जो है आपका अखिल भारतीय महासंघ शक्ति स्थापित करने का भी प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। क्लियर।
अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था, देखिए टर्म याद रखना, वहाँ पर जो था संघ, यहाँ पर कह रहा भारतीय संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था जो देन है भारत शासन अधिनियम 1935 का ही देन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला कह रहा है 10 नंबर में कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई है। तो अवशेष शक्ति जो है शुरू अभी जो है वर्तमान में जो है केंद्र सरकार के पास होती है, लेकिन उस समय जो हुआ करता था आपको गवर्नर जनरल के पास होता था। अभी जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है केंद्र के पास होती है, लेकिन अभी जो है 1935 शासन अधिनियम में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती थी गवर्नर जनरल के पास होती थी। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। देखिए बर्मा भारत से अलग जो हुआ था 1935 में, मतलब 35 के आधार पर ही हुआ था। तो देखिए कह रहा निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। तो देखिए बर्मा जो भारत से अलग हुआ था 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। और ये अलग होने का प्रोविजन जो था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 ही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन 12 नंबर चलने का रहा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कह रहा कि किस में किया गया था ये बताना है आपको। तो आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन में जो है आपको सबसे पहले ये किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है क्रिप्स मिशन में किया गया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था आपको पता है? 1942 में आया था। ठीक, और जबकि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तो देखिए 10 लाख पर एक सीट को निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर का भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर का रहा क्या कि 1946 में निर्मात्री अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो देखिए सभापति बने थे गवर्नर जनरल, और उप सभापति जो बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह रहा है 16 नंबर में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो देखिए इसमें आपको जो है सदस्य का नाम याद होना जरूरी होती है। तो इसमें हम जब देखेंगे तो सी राजगोपालाचारी को मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जो है खाद्य मंत्रालय मिला था, और जगजीवन राम को भी श्रम मंत्रालय मिला था। इसमें जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर में चल रहे, करा भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ये आपको क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं 18 नंबर का, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक, जो 10 लाख पे सीट आवंटित की गई थी उसमें जो है सभी जगह जो वोटिंग हुआ था, वोटिंग के आधार पर इसको चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 का सी। 19 नंबर का संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है इसका चुनाव किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन करा संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो देखिए ऑप्शन 20 नंबर का कहाँ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी नंबर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। अगला देखिए 21 नंबर में करा भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, 22 नंबर में करा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष चाहे जिस रूप में पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा, केवल अस्थायी में आपको सच्चिदानंद सिन्हा जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर करा भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन पहला बैठक भी हुआ था, और इसी दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर।
करा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए जिस दिन उसका गठन हुआ था उसी दिन उसका पहला बैठक भी हो गया था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए 25 नंबर में चल रहे, करा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तभी बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि प्रथम बैठक में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर में करा कि संविधान के भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। मतलब संविधान सभा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा कब पारित किया था? तो ये आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर का संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा था? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो आपको 3 डेट आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरा बैठक हुआ था, और 13 दिसंबर 1946 को जो है आपका तीसरा बैठक हुआ था। और ये तीसरा बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्ताव पारित किए थे, तो 27 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 28 नंबर में। 28 में आपको कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी जस्ट हम जिक्र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला 29 नंबर में कह रहा है संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखिए इसमें जो है कुल 12 अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। इसका आंसर आप याद कर सकते हैं 12। 30 नंबर में कह रहा भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। इसका ऊपर वाला ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 31 नंबर में आइए, कह रहा संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ से आपको याद रखना है, संघ याद रखना है और ये संविधान समिति, मतलब एक लाइन में याद रखना है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपको यहाँ पर अब याद रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय का कौन था? वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 33 में करा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, मसौदा कमेटी भी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आगे हम लोग चलते हैं 34 नंबर, करा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो देखिए समिति को अध्यक्ष को अगर छोड़कर पूछा जाए, अध्यक्षता वाले संविधान का प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 सदस्य हो जाएगा। और कुल सदस्य पूछेगा तो 7 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष को छोड़ के पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 6 लगाएंगे, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं संविधान पांडुलेखन समिति। देखिए पांडुलेखन को ही हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, और मसौदा जो अभी हम बताए थे कि जिसका अध्यक्ष जो थे आपका बी आर अम्बेडकर थे, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो संविधान पांडुलेखन समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था? तो देखिए इसमें मोहम्मद सादुल्ला था, के एम मुंशी भी थे, मतलब इसमें जो है आपका सादुल्ला था, के एम मुंशी थे और अय्यर जी थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला हम लोग चलते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रारूप समिति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका डेट आपको याद रखना मतलब आपकी मजबूरी होगी, इसका डेट आप याद रखें। तो यहाँ पर करा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? किसी भी समिति का ज़्यादातर डेट नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ इसी का पूछा जाता है। तो ये आप याद रखिए 29 अगस्त 1947 को। तहलका मचा दीजिए। ये पॉलिटी मतलब वैसे स्टूडेंट जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है तो वो विद्यार्थी तो अवश्य रूप से इसका एक एक क्वेश्चन को देखें। आपको परीक्षा में निकट परीक्षा में जो आपको देखने के लिए बहुत सारे प्रश्न इससे आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो वीडियो को स्किप भी ना करें और शुरू से अंत तक पॉलिटी और हिस्ट्री वाले स्टूडेंट ज़रूर इसे देखें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 37 नंबर। करा भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? तो देखिए आपका इसमें जो था संविधान सलाहकार बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी एन राव। अगला क्वेश्चन 38 नंबर में करा भारतीय संविधान का प्रारूप
तैयार किया गया था? तो देखिए प्रारूप जो तैयार किया गया था वो आपको जो है BN राव के द्वारा ही किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब एडवाइजरी कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। अगला हम लोग चलते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में कह रहा है संविधान की भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिएगा तो 22 जुलाई 1947 को जो है आपको राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहीं जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देते हैं और कहीं जो है आपको JB कृपलानी देते हैं। तो यहाँ कह रहा संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब जो है ज़्यादातर आपका किताब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आंसर ले रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर बहुत हद तक किताब जो है JP कृपलानी भी आपका लिखते हैं, मगर JB कृपलानी को नहीं मानते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत। देखिए ये वर्ड आपको याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। 3 वर्ड अगर लगा रहेगा तो आपको 26 नवंबर 1949 आंसर लगाना है। जब लागू शब्द रहेगा तो 26 जनवरी 1950 लगाना है। क्लियर। तो यहाँ पर कह रहा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 43 नंबर में आइए। 43 नंबर में कह रहा आपको भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? जब तक लागू की बात नहीं होगी तब तक 26 जनवरी पे नहीं जाएंगे। ठीक, लागू शब्द के लिए इम्प्लीमेंशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी आपका जो है 26 जनवरी 1950 होगा, अन्यथा आपको 26 नवंबर 1949 ही आंसर लगाना। 3 वर्ड तो आप लोग आँख मूंद के याद कर लीजिए। ठीक, अधिनियमित, यही सब वर्ड यूज होता है, अधिनियमित, आत्मार्पित और अधिनियमित, आत्मार्पित और एक वर्ड अभी आपको ऊपर आया उसको याद कर लीजिए, अंगीकृत। तो ये 3 वर्ड जब रहेगा तो 26 नवंबर 1949 आएगा और जब लागू करने की बात होगी तब आपको 26 जनवरी 1950 लगाना है। ठीक, तो चलिए 44 नंबर को हम लोग बनाते हैं। कह भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए लागू होने की बात जब आ गई तब हम लोग 26 जनवरी 1950 कहेंगे। क्लियर। इसी दिन भारत जो है गणतंत्र हुआ था। 45 नंबर में आइए। 45 में कह रहा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। क्लियर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पर करा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। करा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्लियर। मतलब जनता के बिहाफ में संविधान सभा ही जो डिसीजन लेती थी वो सर्वमान्य होता था। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 47 नंबर। करा कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा कि BR अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो और हालांकि ये खड़ा हुए थे 2 जगह से, पश्चिम बंगाल से भी हुए थे और बम्बई से भी हुए थे। पश्चिम बंगाल में ये हार गए थे और बम्बई से जीते थे। ठीक ना। तो देखिए आपको केवल जीतने का याद रखिएगा तो हारने का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो BR अम्बेडकर बी से स्टार्ट होता है तो बम्बई से वह जीते थे, बाकी जो है आप पश्चिम बंगाल से वो हारे थे। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 48 नंबर में। 48 में कह रहा क्या कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो ये जो है आपको 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1950। 49 नंबर में कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो अशोक चिन्ह है कब अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था? तो ये जो है आपको 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 26 जनवरी 1950। अगला 50 नंबर क्वेश्चन का रहा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, किसने कही थी ये बताना है। तो ये जो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोले थे कि अभी जो है वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन करना जो है संभव नहीं है, इसलिए इसको स्थगित 15 वर्ष के लिए क्या किया जाए, स्थगित किया जाए। तो ये बात जो बोले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोले थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 51 नंबर। करा निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था? करा निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
भंग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी सुझाव दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। चलिए 52 नंबर में चलते हैं। 52 नंबर में कह रहा है क्या? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया। यह कथन किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी थे। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया, किसने कहा था? ये आइवर जेनिंग्स कहे थे। कौन बोले थे? आइवर जेनिंग्स कहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 53 नंबर में। करा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? ठीक है, तो देखिए ये जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण ये सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। ये जो संकल्पना ली गई थी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो देखिए संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है आपको कनाडा से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कनाडा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 55 नंबर। कहा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ? तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है न्यायिक समीक्षा से प्रेरित है, तो इसलिए यह जो लिया गया है यूएसए से लिया गया। तो यूएसए से लिया है कौन? भारत। तो इसलिए भारत और यूएसए दोनों आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। आगे हम लोग चलते हैं 56 नंबर। करा निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक ही नागरिकता, गलत है। संविधान की 3 सूची, ये भी गलत है। न्यायपालिका की वैधता, ये भी गलत है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ या फेडरल हाईकोर्ट, मतलब ये जो है हाईकोर्ट से रिलेटेड टर्म जो है अमेरिका से ही लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ या उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 57 नंबर। करा भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये देखिए समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का रहा है, समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गृत है, मतलब किस देश से लिया गया है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए 59 नंबर में हम लोग चल रहे हैं। करा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये देखिए आपको आयरलैंड से लिया गया है, जबकि आयरलैंड जो है इसकी संकल्पना जो है स्पेन से लिया है। तो यहाँ पे भारत के बारे में पूछ रहा है कि भारत किस देश से लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आयरलैंड हो जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं 60 नंबर में। करा राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। देखिए ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है, करा राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन जो किया जाता है वह किस देश से लिया गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको आयरलैंड से ही लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, आयरिश गणतंत्र। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 61 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो ये देखिए रूस से लिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तो रूस से लिया गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे लिया गया था। क्लियर? आगे 62 नंबर में चलिए। करा 62 नंबर आपसे बोल रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया? तो देखिए मूल अधिकार आपको अमेरिका से लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार थे, मगर अभी वर्तमान में 6 है। एक मूल अधिकार जो हटा है वो संपत्ति का अधिकार हटा है। कब हटा है? तो ये 1978 में हटा है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया है? तो ये 62 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 63 नंबर में। करा भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए आरंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन 64 नंबर में चल रहा है। करा वर्तमान में कुल संविधान में गणना की दृष्टि से, मतलब काउंटिंग के दृष्टिकोण से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए अनुसूची की भी बात हो गई यहाँ पे, तो गिनती के आधार पर जो है 444 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, और राइट आंसर क्या होगा? डी। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 65 नंबर में। 65 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान को जब 22 भाग में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ गया है,
अनुच्छेद कितना, तो 395 अनुच्छेद। अनुसूची कितना, तो 12 अनुसूची में। और कितने भाग में, तो 22 भाग में। ये 3 टर्म आपको याद रखना है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। 66 नंबर में करा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में जानकारी देता है। क्लियर। तो ये देखिए आपका हो जाएगा भाग आपका 11 और अध्याय 1 जो है आपको संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। क्लियर। 67 नंबर करा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है। मतलब राज्य का विवरण है और उसके राज्य क्षेत्र का क्या देता है, ब्यौरा देता है। तो ये देखिए आपका पहला ही अनुसूची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची में क्या हो जाएगी, पहली अनुसूची। अगला 68 नंबर में चलिए कह रहा क्या कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूचियों में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में है, इसलिए इसमें संशोधन जो हम लोग करेंगे पहली अनुसूची में करेंगे। क्लियर। आगे हम लोग चल रहे हैं, कह रहा भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान अगर पूछता है तो उसमें 8 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो इसलिए अब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12। अगर यहीं पे रहता है कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ था तो 8 हो जाता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 70 नंबर में कह रहा कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको जिक्र करा दें, आप भरवली इस तरह से मोटा मोटी याद कर लीजिए कि सूची में पहला सूची जो है आपको, पहला जो सूची है आपका वह जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख करता है। दूसरा जो है आपका वेतन भत्ता का उल्लेख करता है। तीसरा जो है आपको शपथ का, बड़े बड़े मतलब अधिकारी का जो है शपथ का उल्लेख करता है। 4 में जो है राज्यों में जो है राज्यसभा के सीटों का जो है वर्णन किया गया है। 5 में जो है SC ST के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 6 में जो है 4 स्पेशल स्टेट की जिक्र किया गया, वो भी ये जो है आपका SC ST के प्रशासन संबंधित है। 7 में जो है केंद्र राज्य के बीच जो है शक्ति का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। अनुसूची 8 में जो है आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 9 जो है अब यहाँ से जोड़ने की बात आ गई, यहाँ से जुड़ना शुरू हुआ। 9 को जोड़ा गया है, बाद में 10 को जोड़ा गया है, 11 को और 12 को जोड़ा गया है। तो 9 में ऐसे विषय को रखा गया है जिसको हम लोग क्या करते हैं, संविधान में या न्यायालय में चुनौती नहीं देते हैं। तो ऐसे विषय जो है राज्य भूमि होती है, तो हम अभी जिक्र कर रहे हैं। 9 में जो है वैसे विषय को रखा गया जिसे हम लोग न्यायालय में जो है क्या कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। और अनुच्छेद 10 में, अनुसूची 10 में जो है आपको दल बदल का उल्लेख किया गया है, दल बदल का उल्लेख किया गया। और 11 में जो आपको पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, पंचायती राज का उल्लेख किया गया। और 12 में जो है आपको नगर पालिका का उल्लेख है, किसका है, नगर पालिका का उल्लेख है। क्लियर। तो इस तरह से ये जो है 12 अनुसूची का जिक्र है, 12 अनुसूची का विषय है। आप विषय को याद रखिएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर 70 नंबर का तब राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप भूमि सुधार से संबंधित सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा अनुसूची को शामिल किया गया था। तो उस समय जो है 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ठीक है। अगला 71 नंबर में चलने करा कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, आपसे पूछा है। तो देखिए समवर्ती सूची का विषय जो आपका बी हो जाएगा, आपराधिक मामले हो जाएंगे। आपराधिक मामले जो है आपको समवर्ती सूची का है। समवर्ती देखिए सूची, अब सूची की बात हो रही है। 3 प्रकार के सूची होते हैं, एक संघ होता है, एक राज्य होता है, एक समवर्ती होता है। तो देखिए इसमें समझ लीजिए, संघ में वैसे विषय को रखा गया जिस पे कानून केवल केंद्र बना सकती है, ठीक है। राज्य में वैसे विषय को रखा गया जिस पे कानून जो है केवल राज्य बना सकती है। और समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया जिस पे जो है केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। अगर सेम विषय पर अगर राज्य भी कानून बना रही है और केंद्र भी बना रही है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को क्या मिलेगी, वरीयता मिलेगी। क्लियर। तो आगे हम लोग चलते थे। 71 का आंसर हम क्लियर करा दिए। आपको समवर्ती सूची का विषय आपको याद रखना होगा क्या क्या इसमें आता है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में आपका आपराधिक मामले हो गए, विवाह विच्छेद हो गया, कल कारखाने हो गए, इस तरह से आता है, ठीक है। जबकि पुलिस जो आपको राज्य सूची का विषय है। 72 नंबर में आइए। 72 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जो है आपको 72 का हो जाएगा आपका ए नंबर। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगला कह रहा है निम्नलिखित कौन विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए आपका ये 73 का जो हो जाएगा शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, ठीक। जबकि पुलिस आपका जो है राज्य सूची का विषय है, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा जो है केंद्र सूची का विषय है।
आगे हम लोग चलते 74 नंबर में करा शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लाया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 3 विषय को लाया गया था, आप याद कर लीजिए। एक शिक्षा को लाया गया था, मापतौल को लाया गया था और वन को लाया गया था। ये 3 विषय जो है पहले राज्य सूची में हुआ करता था, इसको उठा के हम लोग कहाँ लाए हैं, समवर्ती में लाए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा 75 नंबर में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया। तो देखिए 10वीं अनुसूची में जो है आपको दल बदल का उल्लेख किया गया, दूसरी में जो है आपको वेतन का उल्लेख किया गया, 5वां में जो है SC/ST का उल्लेख किया गया और 8वां में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। क्लियर। 76 नंबर का भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं 77 नंबर का भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है। करा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, गैस है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो है बैंकिंग आपका केंद्र का विषय है, बीमा भी आपका केंद्र का विषय है, जनगणना भी आपका केंद्र का विषय है, जबकि गैस आपका जो है केंद्र का विषय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गैस हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर में चलिए करा 78 नंबर में कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए आपका इसका रक्षा जो है केंद्र का विषय है, रेलवे भी केंद्र का विषय है, विदेशी मामले भी जो है केंद्र का विषय है, जबकि एग्रीकल्चर जो है आपको राज्य का विषय है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कृषि। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 79 नंबर में। 79 नंबर का रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए शिक्षा और वन को जो है समवर्ती सूची में लाया गया था। शिक्षा जो है शिक्षा जो आपको समवर्ती सूची का विषय है, वन भी जो है समवर्ती सूची का विषय है, विद्युत जो है केंद्र का है, जबकि रेलवे पुलिस जो होती है आपका ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। अगला क्वेश्चन रेलवे नहीं, रेलवे पुलिस। अगला 80 नंबर का रहा पंचायती राज निम्नलिखित में किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज जो है आपको ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए यही हम जिक्र कर रहे थे अवशिष्ट का। देखिए संघ सूची में जो है संघ में है, राज्य में जो है राज्य का है, समवर्ती में संघ राज्य दोनों हो गया। अवशिष्ट सूची ऐसी सूची होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ केंद्र को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो बराबर पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, तो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, 81 नंबर में चलिए 81 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। 81 में यही पूछ रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे आंसर देखिएगा तो इसका दंड प्रक्रिया जो हो जाएगा आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो देखिए जितने भी समवर्ती सूची का विषय बताएं तो एक जगह उसको जो है आप वीडियो देखने के क्रम में नोट कर लीजिएगा, तो आसानी से याद करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जबकि इसमें पुलिस जो है स्टेट का है, लोक स्वास्थ्य भी आपका स्टेट का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 82 नंबर में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है कि तो ये शक्ति की बात हो गई कि सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का पावर जो है कि संविधान के किस अनुसूची में है। तो शक्ति की बात जो है 7वीं अनुसूची में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची। 83 नंबर में कह रहा है कौन सा राज्य सूची में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तुरंत हम बताए थे। तो राज्य सूची में जो है आपका रेलवे पुलिस RPF आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेलवे पुलिस। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 84 नंबर। करा भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उल्लेख है। तभी हम तुरंत बताए थे कि 5वीं अनुसूची में जो है SC/ST के प्रशासन के संबंध में उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 85 में चलते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। देखिए हम 4 स्पेशल स्टेट की जिक्र जो किए थे वही है ये आपका। ठीक, तो इसमें जो है आपका असम है, मेघालय है, मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा है। तो इसमें आपका हो जाएगा 85 का डी। मणिपुर में जो है अनुसूची 6 के अंतर्गत राज्य नहीं है। आगे हम लोग चल रहे हैं 86 नंबर। 86 में कह रहा है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए संविधान को जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया है आपका, वो आपको अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 243। आगे हम लोग चलते हैं 87 नंबर। करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में
सेवाओं का प्रावधान का उल्लेख किया गया। तो ये आपका हो जाएगा 87 का सी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 312। चलिए 88 नंबर में चल रहे करा भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 मतलब 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। मतलब मूल संविधान में क्या था ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको जब तक एक लय में नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं बनेगा। तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं भारतीय संविधान की 26 जनवरी 1950 की संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, उसके आधार पर आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे संविधान जब पढ़िएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो कहने का मतलब यही सीरीज में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 89 नंबर। नवासी नंबर में कह रहा है क्वेश्चन क्या कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, ठीक है। तो देखिए संविधान में जो उल्लेख किया गया है आपका भारत या इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत तथा इंडिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 90 नंबर का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित कौन सा सही क्रम है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब क्रम आपको पूछेगा तो आपको जो है क्या कहते हैं प्रस्तावना सही से याद होना चाहिए। तो प्रस्तावना को एक बार लयबद्ध याद कर सकते हैं तो आसानी से बोला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ए नंबर में कह रहा है गणतंत्र जनवादी नहीं, जनवादी नहीं, सार्वभौम सत्तापन समाजवादी नहीं। तो इसमें देखिए सार्वभौम सत्तापन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्रात्मक को जनवादी लिखा है और गणतंत्र लिखा। तो इसका आंसर जो है 90 का डी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 91 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो राज्य को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है तो धर्मनिरपेक्ष की जिक्र जो है भारत के सब प्रस्तावना में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 92 नंबर में कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है एकता और अखंडता शब्द जो है आपको ये क्या कहते हैं 1975 में नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 93 नंबर करा भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो मात्र एक बार किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 93 का हो जाएगा आपका सी 42वें संविधान संशोधन। अगला 94 नंबर चलिए करा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो 3 वर्ड जोड़ा गया था धर्म पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता। तो ये जो है आपको 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन 96 नंबर में आइए करा भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जैसे पैतृक पद नहीं होगा, ठीक है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यही जो है आपका लोकतंत्र का या गणतंत्र का परिभाषा होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं करा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हम भारत के लोग। अगला चलते हैं 98 नंबर में। 98 आपसे कह रहा है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से, ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहा जाता है इसे, ठीक। आगे हम लोग 99 नंबर में चल रहा करा है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो या सभी धर्म को समान रूप से मानता हो, ठीक है। तो 99 का आपका इसके आधार पर आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है या सभी धर्म को एक समान रूप से मानते हैं। आगे 100 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो आप इसको बार बार बोल रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना को आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो सब आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण की जिक्र कहीं पे नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 101 में। 101 में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो देखिए विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता ये है, ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र इसमें नहीं किया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता।
बाकी सब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये सभी है। आगे हम लोग चलते हैं 102 नंबर में। 102 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तावना का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बम्बई बनाम यूनियन बाद में जो है, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में जो है ये कहा था उद्देशिका संविधान का भाग है। चलिए 104 नंबर में हम लोग चल रहे हैं। 104 में कह रहा है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो देखिए भारत जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसदात्मक। अगला कह रहा है संसदात्मक शासन व्यवस्था में मतलब संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका हमेशा जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब कार्यपालिका पर विधायिका का क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्लियर। तो इसमें देख लीजिए विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ये आपको डी में इस तरह का स्टेटमेंट बोला जा रहा है और बीपीएससी रिसेंट में ये क्वेश्चन को पूछा भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, कह रहा राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो कार्यपालिका की शक्ति हमेशा जो है केंद्र के लिए जो है राष्ट्रपति में होता है, जबकि राज्य के लिए हमेशा राज्यपाल में होता है। क्लियर। अगला हम लोग चलते हैं 107 नंबर में, कह रहा कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो देखिए राजतंत्र का जिक्र जब हो रहा है तो इसमें हो जाएगा आपका एक संविधान, संघ सरकार ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार ठीक है, विधि का शासन ठीक है, सत्तावादी का सरकार ये नहीं। ये जो है अगर इलेक्शन में हार जाता है सत्तावादी सरकार तो उसको हटना भी पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा सत्तावादी की सरकार जो है राजतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला 108 नंबर में कह रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो देखिए राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च स्रोत जो होती है जनता होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ये जनता। अगला क्वेश्चन 109 नंबर में चलिए, करा निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो देखिए इसका हो जाएगा संविधान की कठोरता नहीं, इसमें कह रहा फेडरल सिस्टम के संबंध में पूछ रहा है। अध्यक्षात्मक जो मतलब अमेरिका में शासन प्रणाली उसका आधारभूत तत्व पूछ रहा है। तो एकल कार्यपालिका जो होती है ये आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण होता है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि संविधान लिखित है। तो इसमें देखिए 110 का सब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र के बारे में बताना है, संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक। अगला देखते हैं दूसरा ऑप्शन, कह रहा जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार। यही गणतंत्र का मतलब होता है जनता को जो है सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 111 में आइए। 111 में कह रहा किन में विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा कि परिसंघीय करने का मतलब, तो परिसंघीय करने का मतलब हो जाता है आपको केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा के संबंध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि भारत का संविधान परिसंघीय तब कहलाता है जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया, इसीलिए परिसंघीय कहलाता है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 112 नंबर में, कह रहा भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर जब आप कीजिएगा तो यहाँ जो है प्रधानमंत्री जो है वास्तविक होता है, जबकि वहाँ पर जो होता है नाम मात्र के होते हैं। ठीक। तो मतलब इसमें कह रहा है अंतर कौन सा है। तो देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब संसदीय शासन व्यवस्था ये लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका ये भी वहीं से लिया गया, जबकि न्यायिक समीक्षा जो अमेरिका से लिया गया। तो इसका डिफरेंसेज जो होगा यही न्यायिक समीक्षा होगा। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 113 नंबर में, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। तो देखिए इसका क्या कहते हैं भौगोलिक परिवेश जो है बहुत ही बड़ा है, इसीलिए बड़ा होता चला गया। 113 का हो जाएगा आपका डी। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव है, इसमें विस्तृत पर इसके बड़े देश के शासन संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। हाँ, ये जो है पूरे भारत के लिए एक संविधान है, राज्य के लिए अपना अपना संविधान नहीं है, इसीलिए ये जो है बड़ी हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान होता है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा क्या भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दिया था। तो यह ऑस्टिन महोदय दिया था सहकारी संघवाद की संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑस्टिन। सहकारी संघवाद का मतलब यही होता है कि केंद्र राज्य के बीच सहयोगात्मक रिलेशन होना। क्लियर।
चलिए आगे हम लोग चलते हैं 115 में। ये स्टेटमेंट तो ज़रूर याद रखिए, खास करके वैसे विद्यार्थी जिनका पॉलिटी सब्जेक्ट है, ये आप लोग को स्टेटमेंट निश्चित देखने के लिए मिलेगा। 100% गारंटी है कि पॉलिटी का ये स्टेटमेंट। सहकारी संघवाद की संज्ञा भारतीय संविधान को किसने दिया था? ऑस्टिन महोदय दिया था। अगला 115 नंबर में चल रहे, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा केसी हियर जो है आपको अर्धसंघात्मक, मतलब पूरा संघात्मक नहीं है, अर्धसंघात्मक है, केसी हियर बोला था। अगला 116 नंबर में कह रहा है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका ये भी जो है आपको 116 नंबर का जो है बी आर अम्बेडकर नहीं, एम बी पायली नहीं, एलेक्जेंडरी नहीं, ये केसी हियर ही बोले थे। ये स्टेटमेंट भी जो है आपको केसी हियर ही बोले थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केसी हियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 117 नंबर में। कह रहा किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 117 का ये जो है भारतीय व्यक्ति पहली बार बोले थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर कि यह किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, तो इसका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला 118 नंबर में चलने करा भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित कौन सही नहीं है? क्लियर, तो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में बोल रहा है, तो इसमें अब गौर करेंगे तो राजनीति पद्धति जो है धर्मनिरपेक्ष होता है, संसदीय पद्धति का सरकार होता है, संघीय नीति भी सही है, राष्ट्रपतीय पद्धति का सरकार। राष्ट्रपतीय पद्धति का सरकार जो है अमेरिका में होता है, भारत में नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर आपका डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अगला 119 नंबर का रहा, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? मतलब गणतंत्र का अवधारणा कौन सा नहीं है? तो गणतंत्र का हम बताए थे, गणतंत्र का आपका हो जाएगा कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में 119 का ना, गणतंत्रीय अवधारणा संबंधी निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होता है, ये गणतंत्र का अवधारणा है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो या मुखिया हो या मुख्यमंत्री हो, सही है ये। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में नहीं होती, नहीं, जनता में नहीं होती, संपूर्ण जनता में नहीं होती, यही गलत चीज़ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 120 नंबर में। करा कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए राज्य के 4 मुख्य आयाम होते हैं। एक होता है आपका भूमि होता है, संप्रभुता होता है, प्रशासन होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं आपका संप्रभुता होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन चलिए, करा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला करा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो आपको कमल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला हम 123 नंबर में चल रहे हैं। करा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो आपका मोर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। करा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है, ये 24 घंटा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका हो जाएगा सी। अगला करा संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितने होते हैं? तो 52 सेकेंड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला 126 नंबर में चल रहा है, 126 नंबर में चलने करा कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य की गठन की शक्ति जो होती है हमेशा संसद में निहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संसद। अगला क्वेश्चन चल रहा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के साथ भारत है राज्यों का क्या है? संघ है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बाद में अपना उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं। अगला करा 129 में, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? देखिए भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार हमेशा ये सब जो होगी आपको संसद के पास ही होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद। अगला 130 नंबर करा, यदि भारतीय संघ में से एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो देखिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रथम अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? प्रथम अनुसूची में संशोधन करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? देखिए उस समय के क्वेश्चन के अनुसार है, अभी वर्तमान में जो है 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो ये देखिए 23 सीट जो है आपको लोकसभा
केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं 133 नंबर में करा राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाने का निर्णय लिया था। तो देखिए उस समय जो आपको 14 राज्य बनाने का निर्णय लिया था और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलिए 134 नंबर करा भारत में कितने राज्य और संघ प्रदेश हैं। तो देखिए इसका डाटा बदल चुका है, अभी जो वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अच्छा इसका तो मिल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 135 नंबर करा किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक बदला नहीं गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु का चेन्नई था, मद्रास था तो उसको चेन्नई बना दिया गया। पश्चिम बंगाल का, केरल का तिरुवनंतपुरम है, आंध्र प्रदेश का। तब देखिए इसमें आंध्र प्रदेश का पहले जो है आपको हैदराबाद होता था, अब अमरावती हो गया है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो उस समय के अनुसार जो है लगभग सबका बदला गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई। तमिलनाडु का भी बदला गया, पश्चिम बंगाल का भी बदला गया, केरल का भी बदला गया, आंध्र प्रदेश का भी बदला गया। तो उस आधार पर आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। अगला 136 नंबर का सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो देखिए 36वां इसमें है नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन करा तेलंगाना राज्य स्वरूप में कब आया था। तो ये जो है 2 जून 2014 को जो है ये राज्य के रूप में निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 138 नंबर में हम लोग चलते हैं। 138 कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो ये जो आपको 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है आपको 1953 में किया गया था और पास आउट हुआ था 1956 में। आगे हम लोग चल रहे का भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो ये 1956 में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। अगला चलते हैं भाषाई आधार पर भारत के सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो ये गठन होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश था, तेलुगु भाषा के आधार पर। अगला चलिए 141 नंबर का आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठन किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1953 में। कब किया गया था? 1953 में, बी में। अगला करा 142 नंबर में कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन जो है 1953 में ही हो गया था, मगर संस्तुति पर किस वर्ष से मतलब पुनर्गठन करना शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। अगला चलते हैं तो 143 नंबर में कह रहा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए भारतीय नागरिकता जो है जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से किया जा सकता है, किसी भूभाग सम्मेलन से हो सकता है, मगर भारत के किसी बैंक में धन जमा कर देने से भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त हो जा सकती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 144 में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो देखिए अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, मतलब केंद्र के लिए अलग नागरिकता, राज्य के लिए अलग नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला हम लोग चलते हैं 145 नंबर में कह रहा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्रदान दिया गया है। तो ये जो है आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 146 में करा मौलिक अधिकार के संबंध में करा कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। तो आपातकाल में इसे निलंबित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित किया जा सकता है, नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित की जा सकती है, नहीं। आपातकाल की स्थिति में निलंबित की जा सकती है, हाँ ये सही है। आगे हम लोग चलते हैं 147 नंबर का भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर मतलब जो शासन व्यवस्था उस पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। तो ये समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 के तहत जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण अधिकार मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। 148 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद, राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 जो है मतलब अगर भारतीय संविधान करने का मतलब ये हुआ मौलिक अधिकार अगर है तो मौलिक अधिकार का जो अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर प्राथमिकता जो प्रदान की जाती है अनुच्छेद 13 के तहत की जाती है, ठीक है। 149 नंबर में करा धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार कहलाता है। तो इसका उल्लेख जो है डी में किया गया है, ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं 150। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? तो देखिए समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों पॉलिटी के सेशन में इतना ही। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है इसे बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें और एक क्वेश्चन को जो है बारीकी से देखते चलें, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये क्योंकि ये जितने भी हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।